आगाज करते हैं प्रोग्राम का। ये 2-3 दिनों से आ रहा है जी, ये कंडीशनलिटीज लग गई हैं एक्सेट्रा, व्हिच आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड। जो पार्लियामेंटेरियंस के असासे जो हैं वो आते हैं, व्हाई नॉट सिविल सर्वेंट्स? IMF ने कहा है कि अब इनके जो लेजिस्लेशन हुई है उसके मुताबिक अब इनके असासे पब्लिक कर दिए जाएं, तो दैट्स ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। अब उसको कह दिया गया जी एडिशनल कंडीशनलिटी लगा गई है, ये एडिशनल कंडीशनलिटी नहीं है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। वज़ीर ख़जाना को इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मालियाती इदारे ने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन BBC के मुताबिक 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। कल IMF की जानिब से 11 नई शराइत आई थी। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक मालियाती शोबे में दिसंबर तक तफसीली रोड मैप तैयार करना और अगले साल मार्च तक इस रोड मैप के तहत FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। दिसंबर 2026 तक आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शाया करना होगी। अक्टूबर 2026 तक मुतल्लिका महकमों में करप्शन के खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली या अमली मंसूबा देना होगा। इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो पैसे तरसीलात ज़र की मद में पाकिस्तान में भेजते हैं, उनके अखराजात का मुकम्मल जायजा लेना होगा। दिसंबर 2026 तक सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में निजी शोबे की शमूलियत से मुतल्लिक शराइत को हतमी शक्ल देना होगी। शुगर मार्केट की लिबरलाइजेशन के लिए कौमी पॉलिसी की मंजूरी, कंपनीज एक्ट में तरमीम, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स एक्ट में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर कॉन्सेप्ट नोट शाया करना भी शराइत का हिस्सा है। सहाफ़ी शहबाज राना उनकी खबर के मुताबिक अब तक इस प्रोग्राम में IMF की जानिब से मजमूई तौर पर 64 शराइत आयद की जा चुकी हैं। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो शराइत की सेंचुरी हो सकती है। IMF सामने सर तस्लीम खम करने वाली आज की मौजूदा क़यादत पिछले दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रखने का इल्ज़ाम लगाती थी। IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की, IMF का गुलाम बनाया। इमरान ने इस मुल्क की मईशत को इस तरह IMF के सामने गिरवी रखा जैसे इस मुल्क की माजी में किसी हुकूमत ने ना किया हो। नाज़रीन, जिस तरह IMF दबाव डालकर पिछली हुकूमत से डील करता था, आज भी वही सिलसिला जारी हमें दिखाई देता है। सिर्फ यही नहीं है, PTI के 1 करोड़ नौकरियों के दावे पर भी नून लीग बड़ा खुलकर तनकीद किया करती थी। कहा जाता था कि PTI ने तो नौजवानों को नौकरियां नहीं दी, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आज ही वजीर खजाना कह रहे हैं कि उन्हें हुकूमती साइज कम करना है, वो कैसे नौकरियां दे सकते हैं? हम नौजवान बेटों और बेटियों को लैपटॉप देंगे इंशाल्लाह, और लैपटॉप के साथ साथ इंशाल्लाह हम इनको हुनर भी सिखाएंगे और इंशाल्लाह बाइज्जत नौकरियां भी देंगे, रोजगार भी देंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है फ्रॉम दैट डिमांड कि आप गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करें। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द साइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डाउन, और उसी वक्त आप कहें जी कि यही उनको नौकरियां दें। सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू प्रोवाइड दैट इकोसिस्टम। आज से 10 दिन पहले भी वजीर खजाना कह चुके हैं कि ये काम हुकूमत का नहीं है, यानी नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है। इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान राना एहसान अफजल साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक एक करके ज़रा मामलात को राना साहब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर, ये जो IMF की मज़ीद 11 शराइत आई हैं हमारे सामने, जिसके बाद ये कुल शराइत की तादाद अब हो चुकी है 64। PTI दौर में सर जब ये शराइत लगा करती थी तो मैंने अभी सुनवाया नाज़रीन को कि आप लोग किस तरह से कहा करते थे कि IMF के हाथों गिरवी रख दिया, हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। आज आप लोग भी यही काम कर रहे हैं और फिर साथ साथ इसके कसीदे भी पढ़ रहे हैं। राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर हम उन शराइत को एक एक करके स्टडी कर लें तो पता चल जाएगा कि ये मुल्क के मफाद में शराइत हैं या पहले ही हुकूमत इस एजेंडे के ऊपर चल रही थी जो कि लिंक हो रहा है IMF की इन नई जो 11 के करीब जो हैं। तो पहली तो FBR के ऊपर हैं, रिफॉर्म्स के ऊपर के फाइनलाइज एंड पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म रोड मैप। तो ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके साथ मज़ीद इसके ऊपर फाइन ट्यूनिंग चल रही है और इसकी ज़रूरत ये वक्त की ज़रूरत भी है कि FBR आपका रोबस्ट हो, वो टैक्स एवेजन को भी रोके, वो टैक्स बेस को भी बढ़ाए।
अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एनर्जी, हेस्को और सेप्को का जिक्र आपने कर दिया, ये भी मुल्क के मफादात की बात है, पॉजिटिव बात है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये IMF ने ये निकाला है, हम भी चाहते हैं और वो भी हमें कह रहे हैं। शुगर मार्केट की लिबरलाइजेशन पे पहले ही कमेटी बन चुकी है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि इसको डीरेगुलेट किया जाए और इसमें जो हुकूमती इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से हमेशा उंगलियां भी उठती हैं उसको खत्म किया जाए। अब ये IMF की शराइत भी है और प्राइम मिनिस्टर ने पहले इसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है। मैं ये समझ रही हूँ कि आप ये चाहते थे और IMF को शायद आपने तजवीज दी और IMF ने आपके ऊपर ये शराइत किया, ये बाउंडिंग कर दी। तो सर अगर आप ये सब करना चाहते थे तो ये पहले ही क्यों नहीं कर दिया कि IMF को बताना पड़ा कि पहले आप ये सारी चीजें भी करें? नहीं देखिए, होता ऐसे है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो IMF भी रिव्यू कर रहा होता है और फिर वो अपने टारगेट्स भी रिवाइज कर रहा होता है कि ये चीज़ें आप इस प्रोग्राम में भी ले आएँ, तो उससे ये स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। अगर हुकूमत मिसाल के तौर पे शुगर लिबरलाइजेशन के ऊपर या डीरेगुलेशन की बात कर रही है और IMF देख रहा है कि हुकूमत इसके ऊपर इंगेज कर रही है और वो समझता है कि नहीं, हाँ इसके अंदर हम भी हुकूमत के साथ मिल जाते हैं और इसको एजेंडे का हिस्सा बना लेते हैं, तो इस तरीके से फिर ये आप ये एजेंडे का हिस्सा बन जाता है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है ना। बात ये है एट द एंड ऑफ द डे अगर शुगर मार्केट को लिबरलाइज किया जाता है या डीरेगुलेट किया जाता है तो यही चीज़ का जिक्र जो है इकोनॉमिस्ट और मुख्तलिफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब पब्लिक एसेट डिक्लेरेशन पे आपने फाइनेंस मिनिस्टर का भी सुना दिया, इसके ऊपर मजीद ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है। जी, एंटी करप्शन का एक्शन प्लान जो डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट आई है, कहा करती थी 50 लाख और 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से, फिर आप लोगों ने का ये बयानिया था कि उन्होंने तो नहीं दी लेकिन जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो फिर हम नौकरियां देंगे। अब आप ही के वजीर खजाना कह रहे हैं कि इस सोच को तब्दील होने की जरूरत है, ये हुकूमत का काम नहीं है। सर तो आप लोग उस वक्त सही कह रहे थे या अभी वजीर खजाना सही कह रहे हैं? सर नहीं, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल देखें, हुकूमत का सरकारी नौकरियां देने का तो कोई काम नहीं है। हुकूमत का काम है कि ऐसा ग्रोथ रेट, ऐसा इकोसिस्टम बनाएं कि जिसके अंदर मुल्क जो है वो 6, 7, 8% पे ग्रो करे, तो प्राइवेट सेक्टर नौकरियां जनरेट करे और जितने भी नए ग्रेजुएट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हो। अब हम इसी रास्ते के ऊपर हैं ऑब्वियसली, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख देता हूं जिसको हम इंशाल्लाह अपने टेन्योर के अंदर हल करेंगे, और वो ये है कि जब भी हम 5-6% पे ग्रो करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बन जाता है और आपको कुछ को लेके दुनिया के सामने जाना पड़ता है। तो हम इस बूम बस साइकिल से निकलना चाहते हैं और हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, और उसके लिए हम थोड़ी सी एहतियात के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल इस चीज़ को मैं तस्लीम करता हूँ कि ग्रोथ रेट अभी 2 से 3% के दरमियान में है और मुल्क को 6-7% के ग्रोथ रेट की ज़रूरत है। हमारा सिर्फ एक ही चैलेंज है जिसको हमने हेड ऑन लिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और वो ये है कि हमने बूम बस मसनूई ग्रोथ नहीं करनी जो इम्पोर्ट लेड हो। ये चैलेंजिंग है, ये आसान नहीं है, हम इस रास्ते के ऊपर गामजन है। इंशाल्लाह इस टेन्योर के एंड पे जब हम 6-7% पे ग्रो करेंगे, हमारा दावा ये है, हमारी काविश ये है कि वो ऐसा खसारा ना करे डॉलर टर्म्स में कि हमें किसको लेके जाना पड़े। जी राना साहब, एक सवाल भी साथ साथ ले लेना। आप खुद भी कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, हमारा जो सारा इंतजार है वो हम तरसीलाते ज़र पर रखते हैं। अब जो हुकूमत रिलीफ देती है तरसीलाते ज़र पर, IMF को इसके ऊपर एतराज है, तो अगर सर ये खत्म करते हैं आप तो फिर तरसीलाते ज़र पर फर्क कितना पड़ेगा इससे? देखिए, ये बिल्कुल हम IMF के साथ इस चीज़ के ऊपर इंगेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अगले बजट के अंदर हम एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसा पैकेज निकालेंगे। अभी भी देखें, हमने IMF के होते हुए बिजली के रेट जो 16-17 सेंट पे चले गए थे उनको हम 12-13 सेंट के ऊपर लेके आए हैं, और जो क्या कहते हैं सूद की शरह थी उसको हम नीचे लेके आए हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम इसमें IMF के प्रोग्राम में रहते हुए बेहतरी लेके आए। जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेस था 0.25% का, उसको हमने इसे भी मुझे करेक्ट कीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा कि कोई शख्स $1 भेज रहा है पाकिस्तान में, तो क्या उस $1 पर 20 से 25 रुपए हुकूमत पाकिस्तान को देने पड़ते हैं कंपनीज को? सर जो भी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनको? नहीं देखिए, मेरे पास इसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं है कि जो मैं आपको शेयर करूं, लेकिन हम इस निज़ाम को भी जो है हमने एजेंडे पे लिया हुआ है कि जो रिमिटेंसेस का निज़ाम है
उसको हमने बेहतर बनाना है और उसको आसान करना है, और जो बैरियर्स हैं लीगल चैनल्स के जरिए रेमिटेंसेस भेजने के, उसको बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसा जवाब यानी चले ये तो आप मुझे बता देना कि जो सहूलत हुकूमत दे रही है रेमिटेंसेस पर, क्या वो खत्म करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम रेमिटेंसेस को इनकरेज करना चाहते हैं, और अभी तक जो हमारी पॉलिसी रही है रेमिटेंसेस के हवाले से, वो निहायत कामयाब पॉलिसी रही है, क्योंकि रेमिटेंसेस बड़ी हैं और ऑफिशियल जो अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से रेमिटेंसेस आती थी वो कन्वर्ट हुई हैं ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर। रेमिटेंसेस ऑफिशियल जराए से आना शुरू हो गई हैं। हम कोई अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जो गैस सेक्टर है इसका गर्दिशी कर्जा खत्म करने का प्लान सामने आया है राना साहब, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 5 रुपए इजाफा किया जाएगा। पहले ही हुकूमत सर तकरीबन जो है ना 70 रुपए लेवी वसूल कर रही है। अब सवाल ये है कि चाहे कर्ज उतारना हो या बलूचिस्तान में सड़क बनाना हो, सर यही हल रह गया है कि लेवी बढ़ाते जाएं आप पेट्रोल पर? देखें, ये अभी प्लान जब फॉर्मली लॉन्च होगा तो मैं इस पर कोई कमेंट कर सकूंगा। अभी ये मीडिया पे ज़रूर बात चल रही है, लेकिन ये इस प्लान को फाइनलाइज हो लेने दें तो फिर मैं इस पे कमेंट कर सकूंगा। उससे पहले तो मैं नहीं समझता। अली परवेज मलिक साहब कह रहे हैं कि ये ऑप्शन दिया हुआ है सर, उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे बताइए, पावर सेक्टर के लिए भी ऐसे ही प्लान आया था ना सामने सितंबर में हुकूमत और बैंक्स के दरमियान। सर फाइनेंसिंग का एक मुआहदा पाया था तय, लेकिन अब तक जो ट्रांजेक्शन नहीं हुई है इसकी क्या वजूहात है? क्यों इसमें ताखीर हो रही है? नहीं, देखें, ये इन चीज़ों को फाइनलाइज हो लेने दें तो फिर मैं कमेंट करूंगा। बिल्कुल इस तरह के प्लान्स हमेशा 3-4 किस्म के प्लान दिए जाते हैं। अब उसमें से कौन सा सिलेक्ट होता है तो वो हो जाए तो फिर हम उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। सर, हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो एक्सचेंज, इसके हवाले से भी बाइनेंस से एक मुआहदा किया गया है। अब ये वैसे तो एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन सर इस पर अमल कैसे होगा? क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अभी तक जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर तो पाबंदी है पाकिस्तान में, तो अमल कैसे होगा? देखिए, ये ऑब्वियसली ये जो अदारा बना है इसको रेगुलेट करने के लिए ही बना है, और अगर कोई ऐसी पाबंदी है तो उसको भी जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। डेफिनेटली इसके ऊपर जो है ये काविश जो की गई है, ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू है कि पाकिस्तान डिजिटल वॉलेट बनाने जा रहा है और डिजिटल करेंसी की तरफ जो है उसको मज़ीद उसके अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए ऑप्शंस निकाली जाएंगी, और मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव स्टेप है। बहरहाल इसकी डिटेल भी ये जो स्पेसिफिक है वो आपको दे सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है। और जो आपने बैन की बात की, जो रेगुलेटर है वो इन सारी चीज़ों को देख के ऐसा हल बनाएगा अवाम के लिए जो बेहतर। सर मुझे भी बहुत तेजी से मूव करना है राना साहब, और मैंने आपसे पूछना भी ये है सर कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जेल में जो कुछ चल रहा है, जो सिचुएशन बनी हुई है खान साहब के साथ, मुबैना तौर पर नारवा सलूक, वो कह रहे हैं ना, तशवीश का इजहार किया जा रहा है उनकी तरफ से कि उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है और कैद तन्हाई में उनको रखा हुआ है। तो कैसे देख रही है हुकूमत सर इस एतराज़ को और इस मुतालबे को? देखिए, ये मिस इन्फॉर्म्ड है, उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने अभी देखा था कि एक ड्रामा क्रिएट किया गया, इस हद तक बात और प्रोपोगंडा चला गया कि खान साहब खुदा ना खास्ता हयात भी नहीं है, और एक मुल्क के मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई तो उनके सेहत के हवाले से तो कम बात की गई, और सियासी गुफ्तगू और ट्वीट्स जिस तरह की गई, और जिस तरह NDU के कोर्स के हवाले से गद्दारी के फतवे लगाए गए वो ज़्यादा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। ना वो आइसोलेशन के अंदर हैं खान साहब, ना वो एक्सरसाइज की भी पूरी फैसिलिटी है, और उनके पास एक मुकम्मल स्पेस है, मौजूद है। प्रिजन रूल्स और जेल मैनुअल को इंश्योर किया जा रहा है, और उनका डॉक्टर को भी रिसाई उनके पास है। तो ये सारी गलत यानी आप इस मुतालबे को मुस्तरद करते हैं या बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है ना जी। देखें, मैंने तो आपको अभी बताया कि इस हद तक प्रोपोगंडा किया गया, और जब बात होनी चाहिए थी तो उस प्रोपोगंडा को ज़िल्ज करना चाहिए था, उसके ऊपर बात, लेकिन बात सियासत की गई। तो ये PTI हमेशा प्रोपोगंडा करती है,
और हमेशा झूठी साबित होती है, तो ये पहली दफा की बात तो नहीं है। तो हम इसको टोटली इस चीज को रद्द कर रहे हैं। कोई वो आइसोलेशन में नहीं है। जो कैदियों के हुकूक होते हैं उन पर भी तो अमल दरामद उसी तरह से होना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद थे।